तो देखिए, तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि जीत तो तय है, लेकिन ये जीत कब हाथ आएगी और कैसे आएगी, इस पर थोड़ा सस्पेंस अभी बरकरार है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से अभी 41 मजदूरों को निकालने के प्रयास का आज 17वां दिन है। कई मोर्चों पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ समतल ड्रिलिंग का भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन के फेल हो जाने के बाद सोमवार को रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट को खुदाई के लिए वहां पर बुलाया गया है और जिसके अलावा सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 रैट माइनर्स की टीम ने अब तक करीब 4 से 5 मीटर खुदाई की है और इसके अलावा सुरंग के ऊपर से हो रही वर्टिकल ड्रिलिंग में 42 मीटर की ऑलरेडी खुदाई हो चुकी है। मजदूरों को ऊपर से रेस्क्यू करने के लिए कुल 86 मीटर खुदाई की आवश्यकता है। हालांकि जहां रेस्क्यू किया जा रहा है वहां मौसम थोड़ा चुनौती भरा आया, लेकिन रेस्क्यू में जुटे लोगों का कहना यह है कि वो हर बाधा को पार करके जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंच जाएंगे और उन्हें सकुशल बाहर निकाल लेंगे। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो सुकून देने वाली है। सुरंग में जिस जगह पर बड़ी से बड़ी मशीनें फेल हो गई, वहां रैट माइनर्स के मोर्चा संभालने के बाद काम आगे बढ़ गया है। सिलक्यारा टनल के अंदर बाकी बचा खुदाई का काम रैट माइनर्स टीम ने संभाल लिया है। इस टीम को रैट माइनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेहद तंग जगहों में खुदाई का काम करने के लिए माहिर होते हैं। बताया गया है कि अब तक ये टीम 4 मीटर तक खुदाई कर चुकी है। इस तरह से ड्रिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन रैट माइनिंग खुदाई की सबसे परखी हुई टेक्निक मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे रैट माइनर्स थोड़ा थोड़ा करके काफी मलबा टनल के भीतर से बाहर निकाल चुके हैं। तो लगातार जो है ड्रिलिंग का काम जारी है और इस मिशन जिंदगी को सफल बनाने के लिए अब रैट माइनर्स जो हैं वो लगातार जो है लगे हुए हैं और किस तरह से वो खुदाई कर रहे हैं, अब तस्वीरों में देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मोर्चा है वो रैट माइनर्स ने किस तरह से संभाला है, क्योंकि सवाल है 41 मजदूरों की जिंदगी का। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी सबसे अपील कर रहे हैं कि वो 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो सुरक्षित बाहर वापस आ सके। रास्ते में गर्डर और सरिये वगैरह निकल रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है और धीमे धीमे पुश हो रहा है पाइप। आज रिजल्ट मिल जाएगा। ये बताइए कि कितना काम हो चुका है? 51 मीटर हो चुका। 51 मीटर हो चुका है। तो कितना लगभग बच गया है और क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा? बैलेंस 2 से 3 मीटर है। आज मतलब काम करेंगे तो आज कुछ रिजल्ट मिलेगा। हाँ, 2 से 3 मीटर बता रहे हैं। हाँ, लेकिन टोटल 57 जाना है। मुश्किल नहीं है, 2 से 3 मीटर जाएंगे, कुछ प्रोग्रेस मिलेगी, कुछ आदमी का साउंड आएगा तो कुछ हम लोगों को अच्छा लगेगा ना कि है हम नजदीक पहुंच गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। हम लोग काफी मेहनत किए हैं, दिन रात 24 घंटे लगे रहे हैं, बट अब शुक्र है कि मेहनत रंग ला रही है और उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी सब काम पूरा हो जाएगा, सब लोग खैरियत से वापस आ जाएंगे। तो देखिए, दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। अब 44 मीटर ही शेष बचा है। जिस गति से पहाड़ के ऊपर काम लगातार जारी है, अगर यही स्पीड बरकरार रही तो बहुत जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। आप ये तस्वीरों में समझने की कोशिश करिए, चाहे दिन हो चाहे रात, 24 घंटे ये जो ड्रिलिंग का सिलसिला है वो रुका नहीं है, क्योंकि देखिए चुनौतियां तमाम हैं, चाहे मौसम हो या फिर उस सॉइल को हम समझने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में ड्रिलिंग करना। और इतना आनंद फानन में काम किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं और कोशिशें जाहिर तौर पर यही है कि कैसे 41 मजदूरों को जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में समझ जाने के लिए बहुत काफी है कि कितनी दुर्गम ये चोटियां हैं और मौसम किस प्रकार का अगर बदल जाएगा तो उसमें किस प्रकार की परेशानियां निकलकर सामने आती हैं, ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है तमाम तस्वीरों के माध्यम से। और ये देखने वाली बात है कि कोई भी तरीका छोड़ा नहीं गया है, हर तरीके से कोशिश प्रयासरत नजर आ रहे हैं। पहले ऑगर मशीन का प्रयास किया गया जिसमें ऑगर मशीन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, उसके जो कटर जो ब्लेड होते हैं वो पूरी तरीके से खराब हो गए और उसके बाद अलग अलग माध्यम से अलग अलग योजना बनाकर इस काम को अंजाम देने में लगातार हमारे जवान जुटे हुए हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं सिलक्यारा टनल पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस्क्यू का कार्य गतिमान है। कड़ाके की ठंड है, पुलिसकर्मी यहां पर अलाव के सहारे ठंड दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के शीत लहर के आगोश में ये पूरी घाटी है। अगर मौजूदा हालात की बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, तो जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, एक तरफ हॉरिजेंटल ड्रिलिंग का काम चल रहा है जिसको रेट माइनर्स अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। आंकड़ों की अगर बात करें तो वर्टिकल ड्रिल अभी 42 मीटर डेप्थ तक हो चुकी है, जबकि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग की अगर बात करें जो कि रेट माइनर्स के द्वारा की जा रही है, तो करीब कल शाम से लेकर अब तक का जो प्रोग्रेस सामने आया है सूत्रों के हवाले से, वो करीब 4 मीटर और आगे ड्रिल कर चुके हैं, जिसमें जो है पाइप को भी 800 mm डाया का जो पाइप है उसको आगे पुश कर दिया जा चुका है, ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के युद्ध स्तर पर कार्य गतिमान है। वहीं अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जिन्होंने मातली ITBP कैंप में अपना कैंप ऑफिस बनाया है, वहीं से अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग है जिसको रेट माइनर अंजाम दे रहे हैं, उस पर ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन टीम फोकस किए हुए है और वही सबसे ज्यादा सुगम माना जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग 86 मीटर होनी है और अभी तक मात्र 42 मीटर ही हो पाई है। तो टनल में फंसे लोगों तक वक्त वक्त पर खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। कैंटीन में खाने के कई पैकेट जो है वो तैयार किए गए हैं, साथ ही बॉटल्स में दूध और खीर भरकर टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भिजवाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है और जो बॉटल्स हैं उनमें दूध और खीर भरकर मजदूरों के लिए पहुंचाया जा रहा है, ताकि सभी मजदूर जो हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और लगातार पीएम जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही साथ वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन 41 मजदूरों के लिए आप दुआएं करें। जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे किस प्रकार काम लगातार जारी, किस प्रकार से चाहे रेट माइनिंग हो या मशीनों का इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन में किस प्रकार से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री खुद जैसा कि बताया गया आपको कि दखल दे रहे हैं, और चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रशासन हो, शासन हो या फिर सेना हो या NDRF के जवान हो, वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कहां तक काम पहुंचा है, किस प्रकार से आपको नजर आएगा कि वो टनल है जो इसी टनल के अंदर लगभग कल्पना कीजिए 41 मजदूर जो हैं इतने लंबे वक्त से वहां पर फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि एक एक करके आपको ये ग्राफिक्स में भी समझा रहे हैं हम कि किस डेट में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई।
तो चलिए आपको राहत भरी वो 10 बातें बता देते हैं जो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संजीवनी साबित हुई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू में जुटे लोगों जल्दबाजी में नहीं है, संयम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके उन बातों पर गौर करते हैं जिससे इस ऑपरेशन का प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए गीतिका, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं उनकी विकल्पों पर भी लगातार काम जारी है, जैसा कि आपने देखा कि जिसमें कि वर्टिकल ड्रिलिंग भी अब अहम मानी जा रही है। खबर यह है कि आज सुबह तक 42 मीटर तक का जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल। तो वैभव, दूसरी राहत भरी खबर यह भी है कि पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 86 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम होना है, जिसमें से 42 मीटर किया जा चुका है। अच्छी बात यह भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी आगे बढ़ा है। ताजा अपडेट ये है कि इस ओर से भी 4 से 5 मीटर काम आगे बढ़ा है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम जारी है। और देखिए ऑपरेशन में अब रैट माइनर्स भी लगातार जुड़ गए हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। बड़े परंपरागत तरीके से ये ड्रिलिंग का काम करते हैं और रैट माइनर्स सुरंगों की खुदाई के लिए एक्सपर्ट हमेशा से माने जाते हैं, पुराना ये तरीका है। बिल्कुल। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी राहत भरी खबर यह भी है कि जो ऑगर मशीन रेस्क्यू के लिए डाले पाइप में जाकर टूट चुकी थी वो अब निकाली जा चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम बात यह है कि वो मजदूरों को सकुशल जो है वापस निकाला जाएगा। मजदूर ठीक है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, मजदूरों का मनोबल बना हुआ है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसलिए देखिए पूरा देश अब हिंदुस्तान जो है दुआएं कर रहा है। इस पूरे मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हम मदद ले रहे हैं ताकि मजदूरों की मानसिक स्थिति पर नजर रखी जा सके और टनल के भीतर क्या कुछ चल रहा है उसे भी समझा जा सके। बिल्कुल। इस पूरे मामले पर पीएमओ की नजर लगी हुई है। तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू में जुटे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब तक किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन से सबक लेकर टीम सभी विकल्पों पर काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा विकल्प ने रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि सुनिश्चित यही करना है कि जो गलती हो गई उसको दोहराया ना जाए। ताजा अपडेट ये है कि रेस्क्यू टीम जो है किसी जल्दी में नहीं है, फूंक फूंक कर बिल्कुल कदम रख रही है। स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 30 तारीख तक हम ये जो सिलसिला है इसको कंप्लीट करने में सफल हो जाएंगे। और अब बात मौसम के मिजाज की कर ली जाए। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बारिश की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है बढ़ चुकी है। बीती रात दिल्ली में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कई राज्यों में कोहरा होने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट अब जारी कर दिया है। हालांकि विदेश में बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। यूक्रेन और उसके पड़ोसी देश रूस में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। झील से लेकर मैदान तक सब सफेद चादर में लिपटा हुआ है। क्रिसमस की तैयारियों के बीच बर्फबारी ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली और आसपास मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा समेत कुछ और क्षेत्रों में हल्की बारिश इस बात की साफ तस्दीक भी कर रही। सोमवार को तो इन सभी इलाकों के आसमान में सूर्य देवता के दर्शन भी नसीब नहीं हुए। आसमानों पर तो बादलों का डेरा था ही, हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही थी। हालांकि पिछले दिनों से जारी धुंध से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत जरूर मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगे उत्तर भारत के लिहाज से दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि तापमान रात के वक्त 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। दिल्ली एनसीआर में फॉग यानी कोहरे का असर बढ़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उसके पड़ोसी राज्य पंजाब में भी 28 नवंबर से कोहरे का असर दिखना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में जो है अभी तो टेम्परेचर हायर देन नॉर्मल है। दिन में क्लाउड रहता है, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा कोल्डर है। बट कल से क्लाउड खाली होगा और रात का तापमान 2 से 3 डिग्री गिरेगा, ठीक है। और लेकिन फॉग बढ़ेगा, काफी मॉइस्चर एडवेक्शन हुआ है। फॉग जो है मेनली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी शैलो टू मॉडरेट फॉग बढ़ेगा 28 ऑनवर्ड। फिलहाल तो देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का एहसास होने लगा है, जहां दिसंबर आने से पहले ही पहाड़ी राज्यों, खासकर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के साथ ही ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाके कोहरे की चादर से ढक सकते हैं।
महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में भी हालिया बारिश ने राज्यवासियों को ठंड का एहसास दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात यूरोप की करें तो वहां ठंड और बर्फबारी का दौर चरम पर है। यूरोप के देश यूक्रेन में भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। मकानों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हालात ये है कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तूफानी हवाओं और भारी बारिश के चलते बिजली की लाइनें काट दी गई हैं। तो ये तस्वीरें यूक्रेन से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और जो बर्फ काटने का काम है वो लगातार जारी है। बर्फ की तेज हवाएं चल रही हैं और लोगों को वहां से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। तो देखिए, अमेरिका से लेकर जापान, ब्रिटेन और दुनिया के कई देशों में भारी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा अब मोटी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ आपको नजर आएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं जर्मनी के कुछ इलाकों में रात भर बर्फबारी हुई, जिससे आप आम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर आपको नजर आएगी। गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा है। गाड़ियों के आने जाने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन चाहे घर की छतें हों या फिर सड़कें हों, पूरी तरीके से बर्फ की आगोश में आपको नजर आएंगे, जिसमें बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आएगी और तमाम क्रेन्स आपको नजर आएंगे जो आपको सड़कों में से बर्फ हटाने का जो काम है वो 24 घंटे जारी रहता है, जिससे आवागमन ना रुके। और जर्मनी के बाद रूस की राजधानी में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। क्रिसमस की तैयारियों के बीच वहां भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बावजूद लोग क्रिसमस के लिए खरीदारी करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ये जो जोड़ा है वो चलती ट्रेन में शादी करते हुए आपको नजर आ जाएगा। वायरल वीडियो में इस शादी को देखने के लिए वहां लोगों में भारी भीड़ है और लड़का ट्रेन में पहले लड़की की मांग में सिंदूर भरता है और फिर बाद में उसे मंगलसूत्र भी पहना देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को वरमाला भी पहनाते हैं। यानी ये हो गई ट्रेन मैरिज। ज़ाहिर तौर पर ये नज़ारा इतना अनोखा है, आमतौर पर आपने कभी देखा नहीं होगा, इसलिए वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ फट वायरल हो गया। लोग भी आपको नजर आ जाएंगे एक्साइटमेंट। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, लेकिन लोगों को इन बादलों ने प्रदूषण से राहत नहीं दी। जिन इलाकों में कल तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब थी, वहीं आज प्रदूषण से राहत नजर आ रही है। देखिए, मौसम विभाग का कहना यह है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा ठंड अपना असर और दिखाएगी। हालांकि अभी के लिए राहत इतनी सी है कि दिल्ली ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत साफ यहां पर हवा नजर आएगी आपको। और तस्वीरों में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्मॉग की चादर थोड़ी जरूर हटी है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर महसूस नहीं होता। और आइए पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे लिए चलते हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी तकरीबन बचा होगा। लगभग अभी 2 बाइक जाने हैं। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ही बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है। अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का, ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं।
धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है, सभी की अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों। तो देखिए, मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि मजदूरों से भी लगातार बातचीत जारी है और काम में जो तेजी है वो लगातार जारी है। लगभग 50 मीटर का काम हो चुका है, 2 पाइप और लगाए जाएंगे, उसके बाद पूरा काम कर लिया जाएगा। संभवतः ये प्रयास जारी है। तो आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं दिल्ली में इस वक्त क्या तस्वीर है, किस प्रकार मौसम का मिजाज है। बारिश आने के बाद थोड़ा बहुत आपको स्मॉग की चादर कम जरूर नजर आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बादलों से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बारिश झमाझम नजर आई, लेकिन हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब श्रेणी में अभी भी है। अच्छा, प्रदूषण से राहत नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग का अगर हम उनकी बात माने तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा ठंड अपना असर दिखाएगी। यानी स्मॉग की परिभाषा भी यही मानी जाती है कि जब फॉग और प्रदूषण मिक्स हो जाता है, स्मॉग नजर आता है आपको और ठंड बढ़ेगी और उसके साथ भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अक्षरधाम में क्या अब हालात हैं, ये आपको दिखाएंगे। देखिए, एक बार फिर राजधानी दिल्ली को राहत मिली है बारिश से और बारिश का जो असर है वो साफ तौर पर आप इस वक्त देख सकते हैं अक्षरधाम के करीब। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी वो प्रदूषण है वो भी घटा है, जो कि एक दिन पहले तक तकरीबन 400 को पार कर गया था, सीवियर कैटेगरी में था, वो अब भी इम्प्रूव हो करके हुआ है, लेकिन अब वो भी बहुत खराब और कई इलाकों में भी अभी भी सीवियर कैटेगरी में है, जिसमें अगर 24 घंटे के औसत AQI की बात करूं तो ITO और पंजाबी बाग का इलाका है। लेकिन सुदूर अगर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो एक तरह से स्मॉग है उसकी चादर अभी भी कई इलाकों में देखी जा सकती है। लेकिन बनिस्बत और दिनों के मुकाबले अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि अक्षरधाम इस वक्त दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ विजिबिलिटी का असर बहुत से इलाकों में इतना खराब है कि खराब मौसम की वजह से दरअसल 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्सों को डाइवर्ट करना पड़ा। और दूसरी तरफ खास बात यही है कि मौसम विभाग का ये कहना है कुछ इसी तरह का मौसम आने वाले दिनों में बना रहेगा, हल्की बारिश होगी और जाहिर तौर पर अगर बारिश होती है तो जो स्थिति है प्रदूषण की वह धुल जाएगी। लेकिन 10 नवंबर को नवंबर के महीने में पहली बार बारिश हुई थी और अब दूसरी बारिश ने दिल्ली के लोगों को राहत दी है। लेकिन खास बात यही है कि तापमान गिरेगा। ऐसे में अब दिसंबर का महीना आने को है तो रजाई और कंबल निकाल लीजिए, क्योंकि तापमान में जो गिरावट है उसकी बात मौसम विभाग ने की है और वक्त के साथ जो ठंड है वो और बढ़ेगी। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोमवार सुबह दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रही और कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। लेकिन शाम होते होते कई इलाकों में हुई बारिश ने नाक में दम किए इस पोल्यूशन को सुधारने का मानो काम किया। इस बारिश ने दिल्ली NCR के लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। हालांकि अभी दिसंबर का महीना आया नहीं है, बावजूद इसके गर्म कपड़े पहने लोग शाम और रात के वक्त जरूर दिख रहे हैं। इससे पहले राजधानी में हवा के प्रदूषण का सितम लगातार जारी रहा। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद सोमवार को फिर से AQI लेवल गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। राजधानी में AQI 400 के करीब दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी का संकेत देता है। इसे शनिवार के मुकाबले वायु गुणवत्ता सूचकांक 7 अंक ज्यादा बताया गया। प्रदूषण की इस जहरीली चादर की वजह से दिल्ली वासियों को लो विजिबिलिटी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके अपनी आबो हवा में जहरीली हवा का सितम झेलने को मजबूर थे, फिलहाल तो सोमवार शाम आते आते इन सभी जगहों पर बारिश की सौगात मिली। जाहिर है बारिश की ये रिमझिम आगे भी कुछ दिनों तक वायु प्रदूषण से राहत देने वाली रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एक तरफ कुदरत दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत दिलाते हुए बारिश की सौगात लेकर आई है, तो दूसरी ओर राजधानी में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध तेज करते हुए एनडीएमसी ने सबसे बड़ी एंटी स्मॉग गन की तैनाती की है। एंटी स्मॉग गन से जुड़े टैंक की क्षमता 17,000 लीटर पानी की है, जिससे नॉन स्टॉप 3 घंटे स्प्रे किया जा सकता है। इस एंटी स्मॉग गन से फेंकी जा रही पानी की फुहारों की रफ्तार के आगे अब हवा में फैले धूल कण भी पनाह मांगेंगे। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध को तेज करते हुए एनडीएमसी ने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली एंटी स्मॉग गन को तैनात कर दिया है। इस एंटी स्मॉग गन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बड़े एरिया को कवर करती है। सबसे बड़ी क्षमता वाली पानी की टंकी से जुड़े होने से बिना रुके लंबे समय तक छिड़काव कर सकती है और न सिर्फ पानी की बौछार से सामने की हवा में फैले धूल कणों को साफ करती है, बल्कि साइड नोजल के जरिए फुटपाथ, झाड़ियों और पौधों पर जमी धूल भी साफ करती है। इस एंटी स्मॉग गन में 17,000 लीटर पानी को भंडार करने की क्षमता है। एंटी स्मॉग गन की तोप में 45 डिग्री तक ऊपर और 220 डिग्री तक समानांतर घुमाया जा सकता है। एंटी स्मॉग गन 3 घंटे तक नॉन स्टॉप स्प्रे कर सकता है। इसके नोजल से अब 30 से 50 मीटर तक पानी फेंका जा सकता है। एक दिन में इससे 70 किलोमीटर एरिया के प्रदूषण की सफाई की जा सकती है। जहां औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों का 400 के पार है, वहीं एनडीएमसी के एरिया में आप खास तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह अब तक की सबसे बड़ी क्षमता वाली एंटी स्मॉग गन लगाई गई है और साफ तौर पर इस वक्त मोती बाग के इलाके में यह एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है। और खास तौर पर आप इसके तोप को देखेंगे तो दरअसल इससे खास तौर पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 30 से 35 मीटर जो वाटर स्प्रिंकलिंग का काम है वो किया जा सकता है। और साइड में आप देख सकते हैं इसकी खासियत ये है कि साइड में ये जो फुटपाथ है और आसपास जो सेंट्रल रोड है इसको भी होने का काम कर रही है और यही वजह है कि ये खास इंतजाम एनडीएमसी के वीवीआईपी इलाके में किया गया है। और तोप की सबसे बड़ी खासियत ये आप देख सकते हैं कि यह सीएनजी से चलने वाला एक वाहन है जो कि प्रदूषण को दूर करने के लिए किया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूर तक तकरीबन 30 मीटर ये पानी फेंक सकता है। एनडीएमसी के पास 5 से 10,000 क्षमता वाले 18 पानी के टैंकर और ट्रॉली पहले से ही तैनात हैं और अब एनडीएमसी ने सबसे बड़ी एंटी स्मॉग गन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने बेड़े में शामिल किया है। इसके परिणाम बेहतर आने पर इसकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। जनवरी 2024 से इसका अद्भुत जो है वो छटा आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले मंदिर की सुरक्षा को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है। सीआईएसएफ के इस प्लान में 8 पॉइंट्स पर फोकस किया गया है। खास बात यह है कि यहां की सुरक्षा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की तर्ज पर होगी। रामनगरी में भव्य मंदिर आकार ले रहा है। वो समय काफी नजदीक आ गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु यहां दर्शन कर सकेंगे। इसी के चलते उन्हें भी इस तिथि की प्रतीक्षा है। श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद अयोध्या के इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए स्वाभाविक है कि भीड़ बढ़ेगी। साथ ही मंदिर की सुरक्षा का सवाल भी अहम होगा। इसको लेकर सीआईएसएफ ने एक प्लान तैयार कर लिया है। राम मंदिर की सुरक्षा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की तर्ज पर होगी। सीआईएसएफ ने अपने प्लान में 8 बिंदुओं पर खास फोकस किया है। परिसर में बंदूकधारी कम दिखेंगे, जबकि सुरक्षा में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसके बाद भी सुरक्षा अभेद्य होगी। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने खास सुरक्षा ग्रिल लगाने का सुझाव भी दिया है, जिसे सिर्फ मंदिर के लिए ही बनाया जाएगा। मंदिर के नक्शे के अनुसार ही वहां सुरक्षा बलों की तैनाती का सुझाव दिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, जिसमें खास ग्रिल ही नहीं लगाई जाएगी बल्कि एक पूरी टीम बनाई जाएगी। कुल मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था का
जो न सिर्फ अयोध्या की सुरक्षा को बल्कि श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर सुकून का एहसास कराएगा। सुरक्षा के लिए तैयार प्लान के अनुसार इन 8 बिंदुओं पर खास फोकस है। थ्रेट परसेप्शन और रिस्क एनालिसिस, एक्सेस कंट्रोल, सुरक्षा में कितने बल की जरूरत है, फायर सेफ्टी, डॉक्यूमेंट सेफ्टी, आंतरिक खुफिया जानकारी, आपातकालीन सुरक्षा उपाय, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टाफ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। यानी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी पुख्ता रहेगी जिसमें सेंध लगा पाने की गुंजाइश न रहे और सभी को सुविधा भी हो। अब हमारा पूरा जो लेआउट है वो तब्दील हो गया काफी हद तक, और आने वाले दिनों में और ज्यादा कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएंगे, जैसे वॉच टावर्स वगैरह बन जाएंगे। अब जहाँ पे 4 दीवारी है बन जाएगी तो उसको देखते हुए उन पे कैमरे भी लग जाएंगे। कुछ जगह जो लगे हुए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जो हमारी समेकित सुरक्षा योजना है वह इस प्रकार से बनाई है कि हम अयोध्या में 100% सभी कार्यक्रमों को, लोगों को, दर्शनार्थियों को, तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर सके। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आगे भी किसी तरह का व्यवधान न हो, सुरक्षा व्यवस्था में इस सब का ख्याल रखा गया है। न सिर्फ हम हमारे जो सिक्योरिटी ढांचे हैं बल्कि हम इसमें तकनीक का भी अधिकतम समावेश करके भी सुरक्षा का लगातार इसमें निगरानी हम लोग रखे हुए हैं, और हर तरह से हर पहलू पर हम लोग इस प्रयास करेंगे और पूरी तरह से हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, आश्वस्त भी हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः त्रुटि रहित तरीके से संपन्न। साफ है कि राम मंदिर की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर बच्चों को सही राह अगर दिखाई जाए तो उनका भविष्य उज्जवल होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी एक पहल की उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक एएसपी ने। उन्होंने कॉलेज में न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह से खुद को तैयार करना है इसके बारे में ही विस्तार से जानकारी दी। देखिए, पुलिस की वर्दी और टीचर की भूमिका यूपी के गोंडा में यही देखने को मिला। यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज में एएसपी शिवराज एक शिक्षक की तरह बच्चों की क्लास लेते नजर आए। फिजिक्स आ गया ना, फिजिक्स है, अब इसमें मैथमेटिक्स आ गई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो तुम्हारा लाइन है। एएसपी ने छात्रों से मैथमेटिक्स यानी गणित और फिजिक्स यानी भौतिकी से संबंधित जानकारियां साझा की। उन्होंने छात्रों को करियर ओरिएंटेड जानकारी दी और ये बताया कि जेईई और आईआईटी में सफलता कैसे हासिल करें। जनवरी में जब परीक्षा होगी तो थोड़ा सा खुले मन से जाना है। 11वीं और 12वीं के मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट के छात्रों की ये क्लास करीब 2 घंटे तक चली। 6वीं से लेकर के 10वीं तक का जो बेसिक पढ़ाई है उसको पूरी तैयार रखनी है और हमेशा आपने मेमोराइज करके रखना है। आप 11वीं पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ के नंबर लाइए। बीए करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है, उसी हिसाब से समय से फॉर्म अप्लाई करिए, एडमिशन लीजिए, ग्रेजुएशन करिए, फिर उसके बाद अपने आप जो है अपना असेसमेंट करेंगे और आप परीक्षा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास के दौरान एएसपी शिवराज ने एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उन्हें कैसे हल करना है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया। तो छात्रों ने भी उनसे मन में उठे हर सवाल किए। तबासना का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बेटा तबासना वाले नहीं है, आप ने बहुत अच्छी बात है हमारे भविष्य के लिए। ये बताया हम कैसे इतने कंपटीशन भरे जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, और सर बहुत से सवाल हमसे पूछे भी हम लोगों से और बताए भी, और कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल भी तो सर ब्लैक बोर्ड पे समझाए। उन्होंने हमारे करियर काउंसलिंग के बारे में बताया और हमें पढ़ाया भी और बताया कि ज़्यादातर उन्होंने आईआईटी और जेईई पर फोकस किया। अपने करियर को बच्चे किस तरह आगे बढ़ाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा की तैयारी वो किस तरह करें ताकि उन्हें सफलता मिले, इन सब के बारे में एसपी शिवराज ने विस्तार से बताया।
बच्चों में ये उलझन ये थी, उनको ये अभी ज्यादा जब बच्चों को जानकारी नहीं थी, वो सब लोग सोचते थे पहले 12वीं पास करेंगे, इसके बाद कोई परीक्षाओं के फॉर्म भरेंगे। जब उनको बताया गया कि 12वीं पढ़ते पढ़ते अभी निकला हुआ है, तो उनको उलझन दूर हुई है उनकी। और नीट का और जो जेईई मेंस का, सीयूईटी का वो फॉर्म भरेंगे समय से, ये उलझने उनकी दूर हुई है। और ये जो है इसके लिए तैयार हुए हैं। कुछ एनसीसी के बच्चे थे, उनको भी एनडीए और इसकी जानकारी चाहिए थी, उसको भी दिया गया है। जाहिर है अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ एक पुलिस अधिकारी ने जिस तरह क्लास लेने के लिए अपना समय निकाला, वो छात्रों का भविष्य संवारने में काफी मददगार साबित हो सकता है। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।